हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। कहते आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 2 का टेस्ट नंबर 10। इससे पहले हम लोग जो है वो 9 टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज की क्लास में टेस्ट नंबर 10 को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ जी, ये टेस्ट मैंने सुबह जो है वो टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया था। ओके, तो आप जो है हम इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, और फिर आपको करना क्या है, जो आपके आंसर्स हैं उनको आप कोरिलेट कीजिएगा इनके साथ में, और फिर देखिएगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या आई है। ओके, हाँ जी। और कुछ मैं बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा परफॉर्मेंस लगा था, कोई बोल रहा है मेरा डाउन हो रहा है या कोई बोल रहा है मेरा अप हो रहा है। देखिए, अप हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डाउन हो रहा है तो भी परेशान होने की बात नहीं है, अभी पेपर नहीं है। अगर आपके मान लीजिए कि अगर 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको टेस्ट में दिए, अगर इसमें से आपके 30 भी सही हुए, 20 गलत हो गए, लेकिन 20 का एक्सप्लेनेशन तो मिल गया ना। मैं हर बात आपको यही दोहराता हूं कि देखिए 20 क्वेश्चन आपने कुछ नए तो सीखे, तो कम से कम कुछ नया देखने को तो मिल रहा है। तो इसीलिए डिप्रेस में तो ये एग्जाम में जाते जाते जो है हम लोग अपनी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर लेंगे, तो उस टाइम पे अपने को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, हाँ जी। तो अभी अगर गलत हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। इसीलिए जो भी अपनी गलतियां हैं वो अभी पहले सारी की सारी जो सुधार लो, ताकि पेपर तक जाएं तो उस टाइम पे अपने कोई भी जो है वो मिस्टेक ना हो। ओके, हाँ जी, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है वो है ये, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट और एक्ट इन दी ऑर्डर ऑफ विच दे कम इनटू फोर्स, कि वो जैसे फोर्स के अंदर है उनके हिसाब से जो है उनको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। ठीक है, कंपटीशन एक्ट कब आया था? 2002 के अंदर। फेमा आया 1999 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में, और जो सेबी आया वो आया 1992 में। तो इसके हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो है वो आपको क्या करना है, इसको सेट करना है। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो क्या है, सबसे पुराना बोल तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही पहले नंबर पे। इसके बाद में आया जी आपका कौन सा, इसके बाद में आया आपका ये सेबी, उसके बाद में जो है वो आया आपका फेमा, और फिर आया जी आपका कौन सा, कंपटीशन एक्ट। चलो जी, एक मिनट, पहले सबसे पहले नंबर पे आपका ये थर्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फिर उसके बाद में आपका फोर्थ आपका सेबी, फिर आया जी आपका फेमा। हाँ ठीक है। इसके बाद में अब अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है ये, कंज्यूमर के पास में क्या क्या राइट है। एज पर द कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर को जो है वो कुछ राइट्स जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, कुछ राइट ग्रांट किए गए, और वो राइट के अंदर कौन कौन से राइट है? क्या कंज्यूमर के पास में राइट है टू बी प्रोटेक्टेड, सुरक्षा का अधिकार है? हाँ जी बिल्कुल है। अगेंस्ट द गुड्स एंड द सर्विस दैट आर हजार्ड्स टू द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, टू बी एश्योर, क्या उसको एश्योरेंस का राइट है? क्या उसको चूज करने का राइट है? बिल्कुल है। टू बी एश्योर्ड वेर एवर पॉसिबल असेस टू द वेराइटी ऑफ द इट्स गुड्स एंड द सर्विस एट द नोशनल प्राइसेस। तो आंसर क्या आएगा? बोथ 1 and 2। तो ये दोनों के दोनों राइट है किसके पास में? कंज्यूमर के पास में। इसके बाद है आपका स्टेटमेंट नंबर 1 दे रखा है, इन 1992 गवर्नमेंट ने ओपन किया इकोनॉमी को, गवर्नमेंट ने जो है वो अर्थव्यवस्था को ओपन किया और अलाउ किया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को इन इट्स डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट। मतलब बाहर वालों को ये बोला कि आप जो है हमारी कंट्री के अंदर आकर के जो है वो क्या कर सकते हैं, एफडीआई लगा सकते हैं, मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट ने किया नहीं किया? बिल्कुल किया, क्योंकि 1992 में गवर्नमेंट जो है वो एलपीजी को गवर्नमेंट ने लागू कर दिया था। 1981 के अंदर एलपीजी आई, उसके बाद 1992 में क्या लागू हो गया जब वो, तो गवर्नमेंट ने बेसिकली यही किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। 2 क्या बोलते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बिल्कुल सही बात है। ये जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है, वैसे तो देखो यहाँ इंटरनेशनल बिजनेस होना चाहिए, इसका आप बिजनेस कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर जो है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी सब इसका ही पार्ट होती है। ओके, तो आंसर जो है वो क्या है, दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। चलो जी आगे। इसके बाद आपको मैच करना है यहाँ पे मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। मर्केंडाइज की अगर हम बात करते हैं तो इसका मर्केंडाइज का मतलब जो है वो क्या होता है सर? मर्केंडाइज का मतलब होता है गुड्स। तो गुड्स को अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स एब्रोड, मतलब अपने कंट्री में गुड्स बना के और बाहर क्या करना, सेल करना। मर्केंडाइज इंपोर्ट के अंदर क्या आता है? परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं किसको? फॉरेन गुड्स को। इन्वेस्टमेंट इनकम की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या आएगा? लाइक डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम द एब्रोड। तो ये सब हमारी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इनकम है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या? लार्जली कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ द इंपोर्ट ओवर द एक्सपोर्ट। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट कब आएगा? जब हमारा इंपोर्ट जो है वो क्या है, ज्यादा है किससे? एक्सपोर्ट से। तो हमारा वहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आएगा जी? डेफिसिट आता है। तो आंसर जो बनता है करेक्ट वो है 2143। चलो जी आगे। हाँ जी, नया बोलता है कोऑपरेटिव पीस बना के रखना एंड शेयर प्रोस्पेरिटी को शेयर करना शेल बी द फंडामेंटल गोल है किसके? एशियान के। एशियान आपको मालूम होगा, एशियान जो है वो क्या? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उनकी एक हमने एसोसिएशन बना रखी है। उस एसोसिएशन का जिसके अंदर साउथ ईस्ट के सारे मेंबर्स जो हैं, तो इस एसोसिएशन का बेसिकली जो मेन एम है वो क्या? इसका मेन एम क्या है? कोऑपरेटिव पीस
ठीक है, एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, तो ये पीस मेंटेन करते हैं और प्रोस्पेरिटी को शेयर करते हैं, बिल्कुल है जी, सही बात है। फिर बोलते हैं एशियान हेल्प करता है टू प्रमोट द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही बात है। और यही एशियान जो है वो क्या कर रहा है, प्रमोट कर रीजनल पीस को। क्या रीजनल पीस से कोऑपरेटिव पीस और प्रोस्पेरिटी शेयर होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या, दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। और जो रीजनिंग है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं किसको, असर्शन को। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए। आगे, व्हेन देयर इज ए चेंज इन द वैल्यू ऑफ रूपी, जब कभी भी रूपी की वैल्यू के अंदर जो है वो क्या होगा, चेंज होगा, देन इट्स सेड टू बी ए चेंज इन, तो इसको क्या बोला जाएगा कि चेंज किसके अंदर हुआ? अगर रूपी की वैल्यू में चेंज होता है तो हम बोलते हैं कि ये जो है जनरल प्राइस लेवल के अंदर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। अब जनरल प्राइस लेवल के अंदर जो चेंज हुआ उसको हम नापते हैं विद द हेल्प ऑफ द जनरल प्राइस इंडेक्स, और जनरल प्राइस इंडेक्स के अंदर हम बेसिकली लेके आते हैं, जैसे आपका सीपीआई हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, इनको हम लेके आते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। चलो जी आगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में, जो आपकी ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है, असेट्स आर शोन एट कोस्ट, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के अंदर एसेट्स को जो है हम शो करते हैं किसके ऊपर, कोस्ट के ऊपर, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। और अगर बात करेंगे किसका, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में, तो यहां क्या बोलते हैं, द कोस्ट इन इन्फ्लेशन अकाउंटिंग रिप्रेजेंट द कोस्ट दैट प्रीवेल, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में जो आप कोस्ट लेके जाते हो वो कौन सी होती है, जो प्रीवेल करती है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, बोले तो प्रेजेंट वैल्यू। तो दोनों की दोनों बातें एकदम क्या है, करेक्ट है। चलो जी आगे, नेक्स्ट बोलता है कोर्ट के पास में एक ऑप्शन होता है, जो अपनी कोर्ट है उसके पास में ऑप्शन होता है टू ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कोर्ट के पास भी ऑर्डर है कि वो जो है वो किसी फर्म को जो वो डिसोल्व, कंपल्सरी डिसोल्व कर सकती है, बिल्कुल जी, कोर्ट के पास में ऑर्डर होता है, कुछ ग्राउंड्स है उनके बेस पर कोर्ट के पास में ऑर्डर है कि वो चाहे तो किसी फर्म को जो है वो कंपल्सरी डिसोल्व कर सकती है। दूसरा रीजन बोल रहा है वेयर द बिजनेस कैन नॉट बी कैरी ऑन एक्सेप्ट एट लॉस, अगर कोर्ट को ये लगता है कि बिजनेस जो है, अब अगर हम बिजनेस को चलाएंगे तो सिर्फ नुकसान ही होगा, तो उस केस में क्या करेगा, कोर्ट के पास में ये राइट है कि वो कंपल्सरी जो है किसी भी फॉर्म को जो डिसॉल्व कर सकता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, असर्शन और रीजनिंग दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट है। और रीजनिंग करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको, असर्शन को, बोले तो ए। आगे बढ़ो, बोलता है फॉर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अगर मान लीजिए आपको अमलगमेशन करना है इन द नेचर ऑफ मर्जर, शेयर होल्डर होल्डिंग एटलीस्ट कम से कम कितने, कम से कम 90% शेयर जो है ट्रांसफरर कंपनी के, वो शेयर होल्डर बनेंगे किसके, ट्रांसफरी कंपनी के। तो बोलता है फॉर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर दैट शेयर होल्डर होल्डिंग एटलीस्ट कम से कम 90% और मोर ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम्स द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। आगे बढ़िए, मैच द फॉलोइंग करना है, चार आपको यहाँ पे रेशियो दे रखी है, तो इसका फॉर्मूला आपको बताना है। देखो ऑपरेटिंग, ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैच करना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब आप ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करते हो तो निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर लिक्विड लायबिलिटी का यूज करता है, जब हम क्विक रेशियो निकालते हैं तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में क्विक लायबिलिटी, लिक्विड लायबिलिटी, ठीक है। अब अगर मान लो क्विक रेशियो, क्विक एसेट अगर निकालना तो कैसे निकलेगा, क्विक रेशियो इनटू में लिक्विड लायबिलिटी। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड को हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड को हम इस्तेमाल करते हैं अगर आपको फिक्स एसेट का जो है वो रेशियो क्या करना है, कंप्यूट करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, फिक्स एसेट रेशियो इज इक्वल टू फिक्स एसेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। और इक्विटी शेयर कैपिटल जो है इसको हम क्या करते हैं, जब अपने कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करना हो तो उस कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आपका इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, ये सब बात है। तो इसका जो करेक्ट आपका जो मैचिंग बनेगा वो बनेगा 2 3 4 1। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बोलता है बोमल जो है उसने सजेस्ट किया था एज एन अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव दिया फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, और वो ऑब्जेक्टिव कौन सा था, तो बोमल ने जो अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव प्रिस्क्राइब किया था वो था जी कौन सा, आपका सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ओके। नेक्स्ट, हाँ जी, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो क्या है, बोलता है बिजनेस डिसीजन मेकर डील विद द कॉम्प्लेक्स, बोलता है बिजनेस डिसीजन मेकर जो होते हैं ना, जो बिजनेस में डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, वो डील करते हैं विद द कॉम्प्लेक्स रादर चायोटिक बिजनेस कंडीशन ऑफ द रियल वर्ल्ड and have to find the way to their destination, बोल दो अचीव द गोल डेट दे सेट फॉर द देमसेल्फ। बिल्कुल सही बात है सर, बिजनेस डिसीजन मेकिंग मेकर जो होते हैं वो यही तो करते हैं कि एक्चुअल बिजनेस कंडीशन जो है उनको वो डील करते हुए या एक्चुअल मार्केट कंडीशन में डील करते हुए जो है वो अपने गोल को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में बोलता है इवन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक लॉजिक एंड टूल ऑफ एनालिसिस बिजनेस डिसीजन आर ऑलवेज रैशनल, मतलब इकोनॉमिक्स का यूज किए बिना भी बिजनेस के डिसीजन हमेशा रैशनल होते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, जब भी आप इनको अगर ऐसा करते हो तो आपको जो है वो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को भी क्या करना होता है, यूज करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल आपको एक गाइडिंग, इकोनॉमिक्स जो है वो आपको एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे यूज करती है, मतलब आपको हेल्प करती है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रख के, उसके प्रीव्यू को ध्यान में रख के जो है हम लोग जो है वो क्या करते हैं, बिजनेस डिसीजन लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो सही था, बट सेकंड जो है वो क्या है, रॉन्ग है। आगे बढ़े, नेक्स्ट असर्शन दिया हुआ बोलता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ओके,
हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन एज इट कंटेन मोर यूनिट ऑफ ईदर गुड्स। बिल्कुल सही बात है सर, जितना आईसी का लेवल जो है वो क्या होगा, हायर होगा, उतना आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा, हायर। हम हमेशा यही तो बोलते हैं ना कि हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन, लोअर द आईसी लोअर द सेटिस्फेक्शन। फिर एक रीजनिंग दिया, बोलता है इनडिफरेंस कर्व जो है इज कन्वेक्स होता है। इनडिफरेंस कर्व ये देखो आपका आईसी ऐसा बनता है, हाँ जी। अब पहली बात तो ये है, जितना आईसी ऊपर जाता जाएगा उतना ही जो है आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता रहेगा। फिर बोलता है आईसी जो है वो क्या होता है, कन्वेक्स होता है, इसका मुंह इस तरफ होता है ऐसे, मान लीजिए कन्वेक्स है। अब ये कन्वेक्स है, ये कन्वेक्स किस लिए होता है, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये थोड़ा ध्यान रखना, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका जो आईसी कर्व है वो क्या होता है, आपका कन्वेक्स है। तो बोथ दिस स्टेटमेंट आर ट्रू। आगे मैच करना आपको, कंज्यूमर सरप्लस जो है ये आपका कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया था किसने, एल्फ्रेड मार्शल ने। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनसेटिंग वेरिएशन ये दिया था आपके हिक्स ने। यूटिलिटी इंडेक्स जो है वो दिया था किसने, ये दिया था आपका न्यूमैन ने। और जो इनपुट आउटपुट मॉडल है वो दिया था लॉर्नेट ने। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो बनता है वो है 4321। आगे बढ़े, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। सबसे पहला बोलता है प्योर प्रॉफिट इज द रिटर्न इन एक्सेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है, प्योर प्रॉफिट जो हम वो कैसे कमाते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से बियॉन्ड जो भी होता है वो हमारा किसका पार्ट होता है, प्योर प्रॉफिट का। ये बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो क्या है, एक्सेस होता है ऑफ द टोटल रेवेन्यू ओवर एंड अबव द एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। नहीं सर, अकाउंटिंग प्रॉफिट निकलता है टीआर माइनस में ओनली एक्सप्लिसिट, तो ये आपका गलत हो गया। फिर बोलता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन द सोल ऑब्जेक्टिव। नहीं सर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर बोलता है प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम वहां होगा व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द एमआर और एमसी मैक्सिमम हो। नहीं सर, यहां पे क्या होगा, जहां पे टीआर और टीसी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वहां पे आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। तो ये भी क्या हो गया, गलत। बोले तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ो, अब बोलता है विच टाइप ऑफ लीज, किस तरह की लीज के अंदर व्हेन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल आते हैं टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज एसेट। कौन सी ऐसी लीज होती है जहां पे आपके जो प्रेजेंट वैल्यू है किसका, मिनिमम लीज पेमेंट्स का, वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, इक्वल होता है टू द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज एसेट। तो ये कौन सी लीज होती है, फाइनेंस लीज। ओके, आगे विच कैपिटल इन्वेस्टर आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। पहली बात तो ऐसा कौन सा कैपिटल इन्वेस्टर है जो कौन सा लॉन्ग टर्म है। दूसरा, हु आर प्रिपेयर टू टेक द रिस्क, जो रिस्क उठाता है डेटर एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट एंड फेल। मतलब वो कौन सा रिस्क उठाता है, अगर एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट फेल हो गया तो वो रिस्क उठाएगा, तो उसको बोलते हैं आप लोग वेंचर कैपिटलिस्ट। क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, जो पैसा लगाता है कहां पे, वेंचर कैपिटल के अंदर। तो आंसर जो आएगा वो क्या, डी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब आप वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो, ठीक है, मतलब आपके ओ कंप्यूट करते हो, तो उसके लिए क्या क्या बातें जो है वो क्या है, करेक्ट है। सबसे पहले बोलता है रिटेन अर्निंग आर ऑलवेज एक्सक्लूड। रिटेन अर्निंग को एक्सक्लूड करते हो, नहीं सर, उससे इंक्लूड करते हैं। प्रेफरेंस कैपिटल को आप मोर वेट देते हो, नहीं सर, ऐसा नहीं है। फिर कॉस्ट ऑफ इशू को कंसीडर करते हो, बिल्कुल करते हैं। वेट्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन बुक वैल्यू के, हमेशा बुक वैल्यू के बेस पर ही आप वेट्स को एलोकेट करते हो, नहीं सर, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा बुक वैल्यू के अलावा मार्केट वैल्यू हो गया, ठीक है, या रिप्लेसमेंट वैल्यू हो गया, उनके बेस पर बहुत सारे अलग अलग वे हैं जिनके बेस पर हम लोग जो वो वेट असाइन कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, गलत। आंसर क्या आएगा, ओनली सी। आगे बढ़ो, बोलता है रिस्क प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करते हैं किसका, रिस्क प्रिंसिपल का, इज वन दैट मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर अगर रिस्क होगा तो रिस्क की वजह से आप ये बताइए कि आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। सर, जितना रिस्क जो है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, उतनी कॉस्ट अपनी ज्यादा आएगी। तो फर्स्ट तो गलत हो गया, क्योंकि यहां पे मिनिमाइज कॉस्ट की बात करें, जबकि आंसर क्या होगा, मैक्सिमाइज। फिर बोलता है स्टेटमेंट नंबर 2 में अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रिलायंस इज प्लेस मोर ऑन इक्विटी। बोला इस प्रिंसिपल के हिसाब से अपने को फोकस जो करना है वो किस पे करना है, इक्विटी पे करना है फॉर द फाइनेंशियल पर्पस। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि रिस्क जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो कहां पे है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क जो है वो इक्विटी में ज्यादा है, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कम रिस्क इक्विटी में है, क्योंकि इक्विटी के ऊपर आपको जो है वो परमानेंटली कुछ भी अमाउंट जो है वो रूटीन के अंदर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डेट के ऊपर तो आपको जो है वो फिक्स अमाउंट से जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, बट इक्विटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आंसर जो आएगा वो क्या है आपका, डी। बोलते स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है, बट 2 जो है वो क्या है, करेक्ट है। आगे मैच करना है जी, आपको यहां पे बता रखा है कॉस्ट प्रिंसिपल, रिस्क प्रिंसिपल, कंट्रोल प्रिंसिपल और फ्लेक्सिबिलिटी। तो पहले अगर बात करेंगे फर्स्ट का, तो बोलता है मैनेजमेंट चूज करेगा ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग को विच कैन इजीली अडेप्ट टू चेंज, जिसको आप जो है वो इजीली अडेप्ट कर सकते हैं चेंज के लिए। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। दूसरा, वाइल डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर, जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, बनाएंगे,
The finance manager remember that existing management control and ownership remain undistributed। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि existing control और ownership जो है वो undisturbed रहे। इसका मतलब जो है कि उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उसमें चेंज होगा तो उसकी वजह से जो है वो रिस्क जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिस्क प्रिंसिपल। आगे फिर बोलते हैं कौन सा प्रिंसिपल है जो रिलाई करता है इन प्लेस मोर ऑन इक्विटी फॉर फाइनेंसिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट देन द एक्सेसिव यूज ऑफ डेट। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है? वो है आपका कंट्रोल प्रिंसिपल। ये बोलता है कि जितना हम जो है वो इक्विटी को ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो उतना ही जो है वो क्या होगा? हमारे पास में कंट्रोल रहेगा। और आखिरी जो है वो कौन सा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी मिनिमाइज एंड ईपीएस शुड बी मैक्सिमाइज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को मिनिमाइज करेंगे और ईपीएस को क्या करेंगे? मैक्सिमाइज करेंगे। ये बोलता है आपका कौन? कॉस्ट प्रिंसिपल। तो आंसर जो बनेगा इसका वो है क्या? 4 3 2 1। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, बोलता है मीन एज दे रखी है आपको 100 लोगों की और वो आपको बता रही है 30.2। बाद में ये डिस्कवर हुआ कि एक पर्सन की एज थी 57 जिसको हमने पढ़ लिया 27, मतलब 30 से हमने उसको कम कर रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है उनको करेक्ट करके। देखो आप कैसे निकालते हो, आपका मीन जो है वो ऐसे निकलता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो ये कितना था? ये आपका 30.2 है और ये किसके बराबर है? ये अगर हम देखते हैं एफ एक्स निकालते हैं 100 इंटू में 30.2 अपॉन में 100। ओके, तो अब मैं इसको अगर कंप्यूट करता हूँ तो ये कितना आ गया मेरा? सिग्मा एफ एक्स जो है वो आ गया 3020, मतलब 3020। जबकि होना कितना चाहिए? इसमें वो 27 इंक्लूड है, उस 27 की जगह होना चाहिए कितना? 57। तो मतलब 30 से क्या कम है तो इसमें 30 और ऐड कर दो। 30-20 प्लस में 30 करेंगे तो 30-50 आएगा, 30-50 आ गया। अब ये 30-50 को अगर मैं 100 से क्या करता हूँ? डिवाइड करूंगा तो मेरा नया जो मीन आएगा वो क्या आएगा? 30.5। तो आंसर जो आएगा वो क्या? 30.5। आगे बढ़ो, या आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इसका शॉर्टकट भी है। आपका ये 30.2 दे रखा है, अब कितने से कम है? 30 नंबर से वैल्यू कम है। तो अगर मैं 30 को सीधा डिवाइड कर दूं किससे? 100 से, तो आंसर क्या आएगा? 0.3। तो इसको सीधा जोड़ दो तो ये भी 30.5 भी आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, नहीं तो ये लॉन्ग वे आपको मैंने बता दिया तो आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो। चलो जी आगे, तो डिफरेंस के हिसाब से आप कर सकते हो। आगे बोलते हैं व्हेन देयर इज ईदर परफेक्टली पॉजिटिव, या तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है +1 या फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है -1। व्हेन देयर इज ईदर परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन एंड ईदर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल, द टू रिग्रेशन लाइन जो होंगी वो क्या होंगी? वो आपकी कोइंसाइड होंगी। क्या होगी? कोइंसाइड। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे अब आपको ये मैच करना है। रेंज जो है, रेंज को आप यूज करते हैं कहां पे? इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन इन डेटा। रेंज जो है वो सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो बेस्ड नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर अपर और लोअर को जो है वो आप कंसीडर करते हो। ओके, फिर मोड जो है, मोड क्या है? इट कैन बी यूज इवन व्हेन द क्लास इज ओपन एंडेड। चाहे क्लास ओपन एंडेड तो भी आप वहां पे मोड को जो यूज कर सकते हो। मीन जो है वो क्या? ये सबसे मोस्टली सिंपल एंड फ्रीक्वेंट यूज होने वाला एवरेज है। और मीडियन जो है वो क्या? ये मिडिल वैल्यू बताएगा ऑफ द सीरीज अरेंज इन एनी ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, चाहे असेंडिंग में हो चाहे डिसेंडिंग में हो। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा? 1 3 4 2। आगे बढ़ो, बोलता है सिंपल रिग्रेशन कौन सा होता है? सिंपल रिग्रेशन का मतलब जो है वो क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग। रिग्रेशन की मदद से हम लोग क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, तो बोलता है सिंपल रिग्रेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं वन वेरिएबल फ्रॉम द अनदर। एक वेरिएबल को प्रिडिक्ट करते हैं किसे? दूसरे से। तो ये तो सिंपल रिग्रेशन। मल्टीपल जो है वो क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? इट इन्वॉल्व 2 और मोर इंडिपेंडेंट रिग्रेशन होते हैं, एनालिसिस वेरिएबल एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल। एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और एक जो है वो क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसको बोलते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। और एक होता है सिंपल लीनियर। ये क्या होता है? सिंगल वेरिएबल इज यूज, इसमें एक वेरिएबल को यूज करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए अनदर वेरिएबल को ऑन द असम्पशन ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन वेरिएबल। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? 1 3 2। आगे बढ़ो, ये आपको जो है वो कोरिलेशन के कुछ फॉर्मूला दे रखा है तो आपको मैचिंग करना है। कोफिशिएंट और डिटरमिनेशन का फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा? r²। अच्छा, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का बता रहा है 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n इंटू n² -1। फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट का x और y निकालना हो तो क्या? rxy इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। और कार्ल पियर्सन फॉर्मूला जो है वो दे रखा है आपको क्या? सिग्मा xy अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। तो इसका आंसर जो बनता है वो क्या बनता है? 4 2 1 3। आगे बढ़ो, अब बोल रहे हैं इंडक्शन इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। इंडक्शन में आप क्या करते हो? जब एक नए एम्प्लॉय को आपने जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या किया? लगाया, तो अब आप क्या करोगे? जी उसको इंट्रोड्यूस करवाओगे। बिल्कुल सही बात है। तो इंडक्शन यही है। इंडक्शन का कंसर्न किससे होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूस करवाना नए एम्प्लॉय को किससे? ऑर्गेनाइजेशन से। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है इंडक्शन एंश्योर राइट पर्सन डूइंग द राइट जॉब। इंडक्शन ये एंश्योर करता है कि राइट पर्सन राइट जॉब पे, नहीं ये नहीं होता। इसको ये बात एंश्योर करता है कौन? आपको प्लेसमेंट। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो क्या? सी। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। आगे अब बोलता है
सबसे पहली असर्शन बोलता है क्रिएशन ऑफ जॉब एंड द डिपार्टमेंट इज द थर्ड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम सबसे पहले नंबर पे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किसको, काम को, फिर हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं काम को, फिर एस्टेब्लिश करते हैं हियरार्की, और हियरार्की जब हम एस्टेब्लिश करते हैं तो वहीं पे हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं किसको, जॉब को, और फिर चौथे नंबर पे हम क्या करते हैं, डेलीगेशन करते हैं। क्या करते हैं, डेलीगेशन करते हैं। तो ये तो एकदम सही है। फिर बोलता है वेरियस जॉब क्रिएटेड आर क्लासिफाइड इनटू स्पेसिफाइड कैटेगरी। जो अलग अलग जॉब जो क्रिएट होती है उसको हम अलग अलग कैटेगरी में, स्पेसिफाइड कैटेगरी में जो है वो हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ऐसा नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, असर्शन 1 इज करेक्ट, जबकि रीजनिंग जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। आगे लो जी, ये फ्यूल के प्रिंसिपल दे रखे हैं और आपको उसके एग्जांपल बता रखे हैं। सबसे पहले बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड। अगर बात करेंगे यूनिटी ऑफ कमांड का, एक ना इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है। ये फर्स्ट तो एकदम सही है, असर्शन जो है वो तो ये बोल रहा है क्रिएशन ऑफ जॉब एंड डिपार्टमेंट इज द थर्ड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ओके, वेरियस जॉब क्रिएटेड आर क्लासिफाइड, अलग अलग जॉब जो क्रिएट की गई है उनको क्लासिफाइड किया जाएगा इनटू स्पेसिफाइड कैटेगरी में। वेरियस जॉब क्रिएटेड आर क्लासिफाइड, अलग अलग जो जॉब क्रिएट की गई है उनको क्लासिफाई किया जाएगा स्पेसिफाइड कैटेगरी। इस पे आप स्टार लगा लीजिए, मैं आपको ना थोड़ी देर में देख के मतलब कमेंट के अंदर मैं बता दूंगा इसका आंसर। एक बार ना इसको स्टार लगाओ आप। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो ए बनना चाहिए, क्योंकि यहां बोला क्रिएट करेंगे हम जॉब को एंड डिपार्टमेंट्स को, इज द थर्ड स्टेप है, बिल्कुल। एंड वेरियस जॉब जो क्रिएट की जाती हैं उसको क्लासिफाई किया जाता है स्पेसिफाइड कैटेगरी में, बिल्कुल। तो ये इसका होना चाहिए, इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो है वो ए होना चाहिए। बाकी मैं इसको एक बार कंफर्म करके बताता हूं आपको। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको फ्यूल के प्रिंसिपल बता रखे हैं तो आपको मैच करना है। सबसे पहले बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड जो वो क्या बोलता है कि एक पर्सन को जो है वो एक ही पर्सन से जो है मतलब सब जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको एक ही पर्सन से जो है वो कमांड मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो कमांड की यूनिटी होनी चाहिए। तो ये क्या बोलता है, ए वर्कर इज आस्क्ड बाय द फोरमैन टू इंक्रीज द क्वांटिटी, लेकिन मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला वो चाहता है कि इंप्रूव करो क्वालिटी। तो यहाँ पे आपका कौन सा प्रिंसिपल जो है वो खराब होगा, तो ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड। फिर रेमुनेशन ऑफ द पर्सनल, रेमुनेशन की बात करते हैं तो ये क्या आएगा, ए वर्कर इज आस्क्ड टू वर्क एक्स्ट्रा टाइम आफ्टर हिज डे वर्क, ही मस्ट बी गिवन एडिक्वेट वेजेस मिलने चाहिए फॉर द एक्स्ट्रा टाइम। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर जो है वो क्या होता है कि एक ही जैसा जो मिशन होता है तो उसका एक ही जो है सुपीरियर होना चाहिए। तो ये क्या बोलता है, द मिशन ऑफ द कंपनी इज टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एट द अफोर्डेबल प्राइस ऑफ द कंज्यूमर, दिस शुड सर्व एज ए डायरेक्शन। ये आपको डायरेक्शन देता है फॉर ऑल द डिपार्टमेंट को, क्योंकि उनको सबको ये होता है कि भाई हमारा एक ही मेन मोटिव है, और वो मोटिव जो है वो क्या, कि अपने को क्वालिटी प्रोवाइड करनी है एट एन अफोर्डेबल प्राइस पे। इसके बाद है जी आपका डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये क्या है, पब्लिकेशन द बुक्स इन्वॉल्व सेवरल ऑपरेशन विच शुड बी परफॉर्म बाय द डिफरेंट पर्सन। तो अलग अलग लोगों के द्वारा जो काम होता है ये है। इसके बाद आएगा जी आपका नया नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या, असर्शन दे रखा है आपको, बोलता है वेज बोर्ड। जो वेज बोर्ड होते हैं जिनका मेन काम जो है वो क्या होता है, ये सैलरी को फिक्स करना, ठीक है, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना। तो बोलता है वेज बोर्ड्स आर सेटअप, वेज बोर्ड्स को सेटअप किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके लिए, फॉर फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ द वेजेस, वेजेस को फिक्स करने के लिए और उसको रिवाइज करने के लिए हम वेज बोर्ड्स को सेटअप करते हैं। फिर बोलता है रीजन जो है वो रखा है, वेज बोर्ड्स आर नॉट गवर्न बाय एनी लेजिस्लेशन। वेज बोर्ड्स जो है वो किसी लेजिस्लेशन या किसी भी जो है वो लॉ के द्वारा या एक्ट के द्वारा गवर्न नहीं होते, बट आर अपॉइंटेड ऑन एन एड हॉक बेसिस बाय द गवर्नमेंट। बल्कि इनको जो है वो एड हॉक बेसिस पे जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों के दोनों जो आपकी स्टेटमेंट्स है वो क्या है, ट्रू है। चलो जी आगे बोलते हैं टाइम वेज सिस्टम। टाइम वेज जिसके अंदर पेमेंट जो है वो टाइम के हिसाब से होती है तो उसको बोलते हैं टाइम वेज सिस्टम। तो बोलते हैं टाइम वेज सिस्टम सुटेबल है कहाँ, व्हेन वर्कर्स आर न्यू, जब वर्कर न्यू है, एंड लर्निंग दी जॉब, जब वर्कर नए हैं और वो जॉब को लर्न कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं क्या, टाइम वेज सिस्टम। ठीक है जी, बिल्कुल ये सुटेबल वहीं पे है जब वर्कर नए है ना, तो आपको जो पीस के हिसाब से पेमेंट नहीं करना चाहिए, टाइम के हिसाब से करना चाहिए, एकदम सही है। फिर बोलते हैं पीस वेज सिस्टम जो होता है वो सुटेबल है वेयर क्वालिटी एंड वर्कमैनशिप आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे क्वालिटी का ज्यादा लेना देना नहीं है, जहाँ पे आपको बल्क में प्रोडक्शन चाहिए तो वहां पे आपको पीस वेज सिस्टम लगाना चाहिए। ये भी एकदम क्या है, सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ इंश्योरेंस अलाउ ए कंपनी टू मैनेज रिस्क। किस तरह से इंश्योरेंस जो है वो अलाउ करता है एक कंपनी को कि वो मैनेज कर सकते हैं रिस्क को, वो कैसे, बाय ट्रांसफरिंग द रिस्क। क्योंकि इंश्योरेंस लेके कंपनी जो है वो अपने रिस्क को जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर देती है। आगे
असर्शन दे रखा है, बोलते हैं द सम इंश्योर्ड इज डेट अमाउंट, जो सम इंश्योर्ड है वो एक वो अमाउंट होता है डेट द इंश्योर्ड पर्सन हैज टू पे, जो इंश्योर्ड पर्सन को पे करना पड़ेगा। नहीं सर ऐसा नहीं होता। सम इंश्योर्ड का मतलब होता है कि अगर कल को कोई भी कैजुअलिटी होती है या कोई भी मान लीजिए अगर कोई कैलमिटी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पे इंश्योरेंस जिसने करवा रखा है उस पर्सन को जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं सम इंश्योर्ड, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो उसको मिलती है ना उसको बोलते हैं सम इंश्योर्ड। तो फर्स्ट तो गलत है। दूसरा बोलते हैं व्हेन इंश्योरेंस वैल्यू जो है वो मोर होती है देन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो उसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। नहीं सर ऐसा नहीं होता, टर्म इंश्योरेंस से बहुत अलग टर्म है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है, बोथ आर रॉन्ग, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इनमें से कौन सा इंश्योरेंस का प्रिंसिपल नहीं है? अटमोस्ट गुड फेथ है, प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन है, कोस्ट प्रोक्सिमा है, लेकिन मैक्सिमाइजेशन द प्रॉफिट जो है वो इसका प्रिंसिपल नहीं है। चलो जी आगे, स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैव टू बियर एसटीटी, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं तो उनको जो है वो क्या बियर करना पड़ता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, बिल्कुल करना पड़ता है। फिर स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला गया ग्रोथ ऑप्शन इज द दोज इज फॉर, जो ग्रोथ ऑप्शन है वो उन इन्वेस्टर्स के लिए है हु आर लुकिंग फॉर द कैपिटल एप्रिसिएशन, बिल्कुल सही बात है। जो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए काम करते हैं, मतलब जो ये चाहते हैं कि हमारी कैपिटल एप्रिशिएट हो, तो वो ग्रोथ ऑप्शंस के अंदर पैसा लगाते हैं, और जो रेगुलर इनकम चाहते हैं तो वो डेट में लगाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आगे बोलता है ग्रांटिंग लोन और एडवांसेस टू और सब्सक्राइबिंग टू द डिवेंचर ऑफ द इंडस्ट्रियल कंसर्न रीपेइंग विद इन द 25 ईयर इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ आईएफसीआई, बिल्कुल सही बात है। आईएफसीआई जिसको आपने 1948 के अंदर बनाया, जो इंडिया का फर्स्ट डीएफआई था, तो उसका ये काम करता है, बिल्कुल करता है, मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो फिनांस करता है इंडस्ट्रीज को। ओके हाँ जी। फिर बोलता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश किया गया टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑल ओवर द कंट्री, ये भी बिल्कुल सही बात है, बट इसका जो है इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। चलो जी आगे, बोलता है विच ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट आर 3 पार्टी कंसिस्टिंग, कि कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व है, एक होता है क्रेडिटर, एक है प्रिंसिपल डेटर जिसने पैसा देना है, और एक होता है श्योरिटी। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसके अंदर एक पर्सन और आएगा जो जिसको क्या बोलेंगे, श्योरिटी, जो बेसिकली कौन होगा, गारंटर होगा, जो गारंटी देता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आगे बढ़ो, फिर बोलता है ए सब एजेंट इज ए पर्सन, सब एजेंट एक ऐसा पर्सन होता है जिसको एम्प्लॉय किया जाता है बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल, तो किसके अंडर वो काम करता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी। तो आंसर क्या आएगा, बी। आगे बढ़िए, फिर बोलता है मैच द फॉलोइंग में, तो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या, ये एक एग्रीमेंट है एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऑफर क्या होता है, एक प्रपोजल है, और वो प्रॉमिस जो है वो क्या, एक्सेप्टेड प्रपोजल, अगर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो प्रॉमिस हो जाएगा, और प्रॉमिस के बाद में फिर वो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये हो गया जी आपका 2, 3, 1। आगे बढ़े, बोलता है ए पर्सन लाइबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसेट ऑफ द कंपनी ऑन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप इज ए, तो वो कौन होते हैं, जब एक कंपनी वाउंड अप हो रही है तो वाइंड अप के टाइम पे कौन ऐसे पर्सन होते हैं जो बेसिकली जो है वो लाइबल होते हैं पैसा देने के लिए, उनको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी। कॉन्ट्रीब्यूटरी में एक आएगा आपका लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी और एक होता है लिस्ट बी। तो ये बेसिकली कौन होते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर होते हैं ना कंपनी के, तो उनको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्ट्रीब्यूटरी, जो बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे एट द इवेंट ऑफ द वाइंड अप ऑफ द कंपनी। आगे बढ़िए, फिर बोलता है असर्शन दिया गया एक कंपनी इज ए जुरिस्टिक पर्सन, कंपनी जो है जुरिस्टिक पर्सन है, बोल दो कानूनी पर्सन है विद ए परपेचुअल सक्सेशन, और उसकी परपेचुअल सक्सेशन है, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है इट इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, कंपनी जो है वो प्रोसेस ऑफ लॉ से क्रिएट होती है, एंड कैन बी पुट टू एन एंड ओनली बाय द प्रोसेस लॉ, कंपनी बनती भी लॉ से है और कंपनी जो है बंद भी लॉ की वजह से होती है, मतलब लॉ के दायरे में ही कंपनी बनती है और लॉ के दायरे में ही बंद होती है, बिल्कुल सही बात है। ऊपर भी ये बोल रहे हैं कि कंपनी जो है वो क्या है, जुरिस्टिक पर्सन है, बोल दो कानूनी पर्सन है जिसकी परपेचुअल सक्सेशन होती है, दोनों बातें एकदम सही है, और नीचे वाली बात जो वो ऊपर वाली बात को जो है वो सेटिस्फाई भी कर रही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आर ट्रू एंड आर इज द करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। आगे बढ़े, बोलता है इफ रिसिपिएंट ऑफ द इनकम फेल, अगर मान लो इनकम रिसिपिएंट जो है वो फेल हो जाएगा पैन कार्ड देने के लिए, पैन नंबर जो है वो देने के लिए, तो जो पर्सन पेमेंट कर रहा है वो टीडीएस काटेगा, वो टीडीएस किस रेट से काटेगा, तो बोलते हैं एट द रेट स्पेसिफाइड जो चल रहा है वो रेट, या एट द रेट इन फोर्स जो फोर्स के अंदर है वो, या फिर 20% विचएवर इज हाई, जो सब में क्या होगा हाइयर होगा, उस रेट से जो है वो टीडीएस को क्या किया जाएगा, काटा जाएगा।
आगे असर्शन दिया गया, बोलता है एन असेसी कैन पे हिज टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज सेल्फ असेसमेंट। असेसी जो है वो टैक्स पे करता है किसके बेस पर? सेल्फ असेसमेंट। कभी भी डिपार्टमेंट नहीं बोलता, असेसी खुद से जो है वो क्या करेगा? टैक्स का कंप्यूटेशन करेगा और पेमेंट करेगा। और बोलता है ओनली 2 से 3% ही रिटर्न होती है जो स्क्रूटनी में जाती है फॉर द डिटेल चेकिंग ऑन द सेल्फ असेसमेंट। और जितने भी आपके सेल्फ असेसमेंट की रिटर्न जाती है उसमें से ओनली 2 से 3% रिटर्न होती है जो स्क्रूटनी के लिए जाती है। तो हम क्या बोलेंगे? दोनों बातें एकदम सही है और रीजनिंग जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं किसको? असर्शन को। बोले तो ए। आगे बढ़ो। फिर बोलता है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल। एक्सपेंशन जो है बिजनेस का वो हमेशा प्रॉफिटेबल है किसके? प्रॉफिटेबल देन आउटसोर्सिंग। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस हमेशा प्रॉफिटेबल है, हमेशा नहीं सर। कई बार क्या होता है कि हम जब कोर बिजनेस के ऊपर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं तो वहां पे आउटसोर्सिंग करना हमारे लिए फायदेमंद है। तो फर्स्ट आपका गलत हो गया। रीजनिंग में बोलता है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस हेल्प करता है कंपनीज को टू कीप द ट्रेड सीक्रेट इंटैक्ट। बिल्कुल सही बात है। जब हम एक्सपेंशन करते हैं बिजनेस का तो उससे क्या होगा कि हम बाहर वाली पार्टी को नहीं लेके आ रहे हैं, तो हमारे जो ट्रेड सीक्रेट है वो क्या रहेंगे? ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो आंसर क्या आएगा? रीजनिंग जो वो क्या है? करेक्ट है। तो बोले तो असर्शन गलत हो गया, जबकि रीजनिंग जो है वो क्या? करेक्ट है। डी। आगे बढ़े। बोलते हैं विच ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड, कौन सा वेरी यूजफुल मेथड है फॉर सेटिंग ए ट्रांसफर प्राइसिंग व्हेन वेरी लिटिल वैल्यू इज एडेड बाय द कंपनी दैट सेल द प्रोडक्ट आउटसाइड द ग्रुप। तो इसके लिए सबसे बढ़िया मेथड जो है वो होता है कौन सा? रीसेल प्राइस मैकेनिज्म। जो 5 मेथड है आपके टीपी कंप्यूट करने के, तो उसमें सबसे बढ़िया मेथड जहां पे कंपनी थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो ऐड करती है तो वो कौन सा आपका? रीसेल प्राइस मेथड, जिसके अंदर क्या होगा कि कंपनी बता देगी कि आपको आगे किस रेट पे बेचना है। ठीक है ना? मतलब मैंने अगर मान लो दूसरे डिपार्टमेंट को सामान दिया, ठीक है, फिर वो उसको अब आगे बना बनू के आगे करेगा, तो मैं ही बता दूंगा उसको कि आप आगे किस रेट पे उसको क्या करेंगे? सेल करेंगे। ठीक है ना? उसको बोलते हैं रीसेल प्राइस मेथड। आगे फिर बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर इज अलाउड एज ए डिडक्शन। कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर जो है वो अलाउड है एज ए डिडक्शन। कितने सालों में? 5 सालों में, अंडर सेक्शन 35D। अब ये ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर को जो है इनकम टैक्स के अंदर जो है वो माना गया है क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंपनी एक्ट तो इसके ऊपर बोलता है कि पहले साल ही डिडक्शन मिल जाएगी, बट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसकी डिडक्शन जो है वो 5 सालों में मिलती है। मतलब जो है वो 20% जो है वो हर साल मिलती है। 1/5 हो गया आपका। आगे अब आपको एक ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें जो है मार्केटिंग का, इसमें बता रखा है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, रिटेल और होलसेल हो गया, इन सब के बारे में जो है वो बात की गई है। और उसके बेस पर 5 क्वेश्चन है जो आपको क्या करने हैं? आंसर करने हैं। तो बोलता है रिटेलिंग इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी। रिटेलिंग के अंदर वो सब एक्टिविटी आती है इन सेलिंग द गुड्स और सर्विस। देखो इसको आपने शायद पढ़ लिया होगा। वैसे तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बोला था कि पैराग्राफ बेसिकली पेपर में 2 आएंगे आपके, और 2 में से एक तो होगा जिसमें से आंसर उसी पैराग्राफ में देखने को मिलेंगे, जो मैंने कल वाले टेस्ट में दिया था। तो उसके अंदर क्या थे? जो क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर उसी पैराग्राफ में से थे। और एक पैराग्राफ ऐसा आएगा जो एकदम लीक से हटके होगा। आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया जाएगा कॉन्सेप्ट का, और क्वेश्चन एकदम आइसोलेशन में पूछे जाएंगे, अलग से क्वेश्चन। वही पैराग्राफ मैंने ये डाला है। तो मैंने रिटेलिंग के लिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है कंपनी का, उसका मैंने पैराग्राफ डाल दिया यहां पे। अब क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पैराग्राफ में से नहीं है, क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से है, बट डायरेक्टली मैच नहीं होंगे। तो आपको जो है वो क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो क्या था अपना? बोलता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी अचीव, डिस्ट्रीब्यूशन को अचीव करने के लिए इन एन इफेक्टिव मैनर, नंबर ऑफ मिडलमैन टू बी एम्प्लॉय और द इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मेजर डिसीजन है इन द चैनल सिलेक्शन। देयर आर 3 अल्टरनेटिव। अपने पास में 3 अल्टरनेटिव जो है वो क्या है? अवेलेबल है। एक है आपका इंटेंसिव, एक है सिलेक्टिव, और एक कौन सा? एक्सक्लूसिव। अगर कंपनी जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपोजर करना चाहती है, हर जगह छाना चाहती है, तो कंपनी वहां पे जो है वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। अगर कंपनी जो है वो एक, मतलब किसी एक ही पर्सन को जो है वो अब ये देना चाहती है, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे हम ये बोलते हैं ना कई बार कि एक ही पर्सन को जो है राइट दिया कि आप ही एक सिलेक्टेड एरिया के अंदर सामान को क्या करोगे? सेल करोगे, तो कंपनी वहां पे जो है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। और सिलेक्टिव जो है वो क्या है? आपका मिडवे अप्रोच है। ओके, तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा? 2, 3, 1। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बोलता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू ए ग्रेटर नंबर ऑफ लेवल मीन लेस कंट्रोल एंड द ग्रेटर चैनल कॉम्प्लेक्सिटी, मोर ओवर ऑल द इंस्टीट्यूशन इन द चैनल आर कनेक्टेड बाय सेवरल टाइप ऑफ फ्लो। तो एक डायरेक्ट चैनल है और एक इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट के अंदर यहां पे बता रखा है अरेंज करना आपको। तो देखो सबसे पहले कौन था? मैन्युफैक्चरर, फिर एजेंट, फिर आपके होलसेलर, फिर आपका रिटेलर, और फिर कौन होगा? कंज्यूमर। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? सी आएगा। आगे इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बोलता है एक ऐसा द होलसेलर बुक द ऑर्डर। यहां पे होलसेलर जो है वो ऑर्डर को बुक करेगा, इन्फॉर्म करेगा मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर जो है वो सेंड करेगा प्रोडक्ट टू द बायर एट द टाइम एंड प्लेस मेंशन्ड इन द ऑर्डर। द फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट टू द रिटेलर आर नॉट परफॉर्म बाय द ड्रॉप शिपर। द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ दीज आर लोअर एज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैंडल द प्रोडक्ट। तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं जी आपके ड्रॉप शिपर्स। ओके,
इसके बाद में फिर आगे दे रखा है आपको डिसएग्रीमेंट। अगर मान लो चैनल्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, तो बोलते हैं अगर डिसएग्रीमेंट या कन्फ्लिक्ट हो गया अमंग द मार्केटिंग चैनल मेंबर ऑन गोल एंड रोल को लेकर के, हु शुड डू, मतलब अगर ये ना पता चले कि कौन किसको क्या करना है, तो वहां पे जो कन्फ्लिक्ट है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। तो चैनल कन्फ्लिक्ट दो तरीके का, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है कौन सा, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है, जो सेम लेवल पे। हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट इट अकर अमंग द फर्म एट द सेम लेवल ऑफ द चैनल, और जो वर्टिकल कन्फ्लिक्ट है इट अकर बिटवीन द डिफरेंट फर्म एज ऑफ द सेम चैनल। तो ये क्या है, अगर सेम चैनल सेम लेवल की फर्म्स के बीच में या सेम लेवल की बेसिकली जो है फर्म के बीच में अगर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल। और अगर अलग अलग लेवल के लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्टिकल। और आज का लास्ट क्वेश्चन वो ये है, आपको बता रखा है यहाँ पे 4 तरह का हमारा जो है वो चैनल अरेंजमेंट होता है और आपको उसके फीचर देख के आपको मैच करना है। सबसे पहले कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कौन सा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर होते हैं, होलसेलर या रिटेलर, जो अपने हिसाब से सामान को बेचते हैं। एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल के अंदर बेसिकली क्या, इसके अंदर सब लोग यूनिफाइड सिस्टम के अंदर काम करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि कंपनी का ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी के अपने खुद के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, वर्टिकल। तो वर्टिकल मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड द रिटेलर एक्टिंग एज अ यूनिफाइड सिस्टम। फिर आएगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या है, ये एक ऐसा चैनल अरेंजमेंट है इन विच जहां पे 2 और मोर कंपनीज एट वन लेवल जॉइन टुगेदर टू फॉलो न्यू मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। तो हॉरिजॉन्टल में 2 कंपनी जो है मिलके जो है वो काम करती हैं। और फिर आएगा मल्टी चैनल, जिसके अंदर क्या, जब एक सिंगल फर्म सेटअप करती है 2 या 2 से ज्यादा मार्केटिंग चैनल्स को टू रीच वन और मोर कस्टमर सेगमेंट, तो उसको बोलते हैं क्या, मल्टी चैनल। तो आंसर जो बनेगा आपका वो है जी इसका क्या, 3124। ओके, हाँ जी, लो जी, ये हो गया जी आपका आज का टेस्ट नंबर 10, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। एक क्वेश्चन है एचआरएम का, तो वो मैं अभी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जो है बता दूंगा, ठीक है ना, पिन कर दूंगा, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। ओके, मैं एक बार थोड़ा देख लूँ उसका क्या आंसर क्या है। ओके, और आपको क्या करना है, आपने जो क्वेश्चन किए उनके साथ मैच कीजिए और मैच करके मुझे बताइएगा कि कितने आपके ठीक बैठे हैं। ओके, और डिप्रेशन में अगर क्वेश्चन कम भी अगर आपके ठीक हो रहे हैं तो भी मैं बोल रहा हूं डिप्रेशन में तो हुआ कीजिए, आप उसमें पॉजिटिविटी लेके चले कि चलो ठीक है यार यहीं पे गलत हो गया और पता चल गया कि आखिर गलती क्या है। कम से कम एग्जाम में अगर एग्जाम में गलत होता तो वो चीज गलत है। ओके, हाँ जी सर, चलो ये कीजिए। ओके, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो आंसर क्या बैठता है। ओके, हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।